अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, फूलों के शहर पेशावर से आपसे मुखातिब हैं और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो जिगर में चर्बी की बीमारी होती है जिसे हम फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। शुगर के जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ मुख्तसरन गुफ्तगू हम उसके ऊपर भी कर लेंगे। जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है, वो हैं डॉक्टर फ़हद जावेद साहब, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल पेशावर के अंदर। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि कितनी चर्बी हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मली एक नॉर्मल हेल्दी लिवर के अंदर पाई जाती है, और कब हम कहते हैं कि जनाब अब ये फैटी लिवर होनी शुरू हो गई और उसकी वजूहात क्या होती हैं? फैटी लिवर बेसिकली कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। जब भी ये चर्बी 5% से तजावज़ कर गई तो हम इसको इजाफी चर्बी कहते हैं, फैटी लिवर कंसिडर किया जाता है। जिसकी अहम वजूहत जो हैं ओबेसिटी, मोटापे का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये इसके साथ रिलेटेड बीमारियाँ हैं। तो इसको हमें फिर ऐसे जैसे देखना होता है। तो इसका मतलब है कि जिगर का 5% का मतलब ये हुआ कि हमारे एक हेल्दी बालिग इंसान के जिगर जो है, उसका अगर वज़न किया जाए तो वो 1.5 से 2 केजी उसका वज़न बनता है। तो 5% का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम से 7.5 ग्राम तक अगर उसके अंदर चर्बी है, जो कि शायद ज़रूरी भी है, तो वो नॉर्मल है। बिल्कुल। और जैसे आपने फरमाया कि मोटापे के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। तो वो जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, वो फिर जिगर के अंदर जमा होना शुरू हो जमा जाती होना है शुरू और वो बिल्कुल। फिर मुख्तलिफ उसकी खराबियों का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये होता है मतलब मोटापा तो चलें एक हो गया, उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जिगर के ऊपर कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो शायद देखने में जिनका वज़न नॉर्मल हो, तो क्या उनके अंदर फैटी लिवर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी है, टॉफ़ी। टॉफ़ी? टॉफ़ी, वो उसको हमने असल में शॉर्ट फॉर्म में किया है कि थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। वाह! नई टर्मिनोलॉजी है। असल में हम साउथ एशियन जो है, हमारा थोड़ा ज़रा बीएमआई का अलग एक है। 23 बीएमआई से जो है हम ओवरवेट में आना स्टार्ट हो ओवरवेट में जाते आना हैं। शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी अहम वजह आपको पता है, हमारे यहाँ पे फास्ट फूड अब ज़्यादा हो गया, वो दूसरा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, जो कि मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर और ये मोटापा बढ़ रहा है हमारे मुल्क में। अच्छा सर, मोटापे की अगर किस्म देखें तो आई एम श्योर कि आप भी बाहर काफ़ी आपने भी ट्रैवल किया, मैंने भी ट्रैवल किया। तो जो वाइट रेसेस हैं, कॉकेशियंस जो हैं, गोरे जो हैं, उनमें मोटापा ज़रा डिफरेंट नौइयत का होता है। वो मतलब जिल्द के नीचे ज़्यादा वो होता है और हमारे यहाँ पर कुछ और सिलसिला है। तो जी। ये कोई फैट की डिस्ट्रीब्यूशन या चर्बी ऐसे ही। जिस जगह पर जमा होनी है, वो पैटर्न भी हमारे अंदर मुख्तलिफ है। और कौन से वाला मोटापा जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, गोरों वाला या हमारे वाला? इसमें एक विसरल जो है फैट्स हैं जो कि हमारे अज़ा या ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होता है। दूसरा जो है सेंट्रल या वेस्ट जिसको हम कहते हैं, पेट के इर्द गिर्द जमा होना, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें बेसिकली अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं जिसको, उसमें हमें 5 फैक्टर देखने होते हैं। पहला ब्लड प्रेशर, अगर वो अपने 125 या 130 के आसपास अगर इससे ऊपर जा रहा है, एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर है वेस्ट सरकमफ्रेंस। मेल आदमियों के लिए 34.5, फीमेल के लिए 31.5। अगर इससे तजावज़ करेगा तो हमें एक पॉइंट उसका ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें हमारे पास ट्राइग्लिसराइड के लेवल है। अगर वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जा रहा है तो ये भी एक फैक्टर है। एचडीएल को हमें देखना होता है कि उसकी खास नंबर है, अगर उससे वो कम हो रहा है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक इसका एक फैक्टर है। दूसरा सबसे जो मेन है, फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर वो 100 से तजावज़ कर रही है नहार पेट, तो ये भी उसका फैक्टर है। और इस 5 फैक्टर में से 3 हमारे पास अगर पॉजिटिव आते हैं या आते हैं तो उसको हम फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंसिडर करते हैं। ये सब बीमारियों का एक ही नाम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली। अच्छा, और आपके मुताबिक कि जो हमारे यहाँ पर हमारी जो आबादी है, उसके अंदर सेंट्रल ओबेसिटी या पेट के अंदर चर्बी जी। ज़्यादा होती है जी। और गोरों में जो है वो जिल्द के नीचे ज़्यादा जमा बिल्कुल। होती है। बिल्कुल। तो इसमें से ज़ाहिर बात है कि कुदरत ने जो फैक्ट्री सेटिंग पे बच्चा पैदा होता है, तो हमारे पेट के अंदर शायद चर्बी का तस्वुर भी नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर वो विसरल फैट, वो जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो पेट के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। तो ये फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जाता है और ये ज़्यादा बिल्कुल। खतरनाक है। बिल्कुल, मैं आपको इसकी पीछे हिस्ट्री बताता चलूँ। ये बेसिकली साउथ एशियन
हम हैं, इंडिया है, श्रीलंका को भी ले लें श्रीलंका, ये इसमें। सारे बेसिकली हम लोगों का ये है कि एशियंस का कि पसमानदगी थी पहले, जिसकी वजह से हमारा एक जेनेटिक रिमॉडलिंग ऐसी हुई, हमारे अंदरूनी एक निज़ाम में ऐसे एक रंग ले लिया कि अगर खुदा न खास्ता मुझ पे फिर कोई ऐसी तंगी आती है खुराक की या नहीं मिलती, तो मैं इसको स्टोर करना शुरू कर दूँ। ये बेसिकली उसका पेशखेमा है कि वो अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा है। यानी कि जीन्स में ऐसा इर्तिका पैदा हो गया है बिल्कुल कि जिसकी वजह से अब हम ट्यून्ड अप हो गए हैं कि चर्बी जो है वो हमारे पेट के अंदर ही जमा होनी है। जमा होगी एज अ फैट स्टोरिंग। और अगर आप नोट करें कि अगर हम डाइटिंग शुरू कर दें या कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लें, कर अपने कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें कम कर दें, तो इसी फैट से फिर हमें एनर्जी मिलती है और ये फैट आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब हम आते हैं फैटी लिवर डिजीज़ की तरफ के, जिसमें चर्बी फालतू हो गई। 5% का आपने फार्मूला बताया था। पता चलता है कि जनाब एक शख्स है जिसकी जिगर का जितना वज़न है उसका 40% चर्बी से भरा हुआ है वो। है। अब उस सूरत में मरीज़ के अंदर क्या अलामात आएंगी? शुरू में तो बेसिकली एक साइलेंट बीमारी है, ऐसा जैसा कोई पता नहीं कवाज़ चलता। अलामात नहीं है, नहीं, जैसे तब छाती की होती इन्फेक्शन हुई तो खांसी, नहीं, बुखार, उस तरह का ऐसा नहीं है? शुरू में आपको कोई अलामात नहीं ओके। होगी। वक्त गुजरने के साथ जब इसमें अगर सोजिश, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, अगर वो कैफियत हो तो थोड़ा हमें थकावट, सुस्ती, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अमूमन दर्द भी हो सकता है हमारे छाती के नीचे राइट साइड पे दर्द भी हो सकता है, वो बहुत हल्का सा हो तो वो। लेकिन ये कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें फैटी लिवर है, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है अगर हम। यानी कि स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप जी जी होता है, जी जिस जी तरह जी, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल होता है, लोगों को पता ही नहीं होता सालों साल से कि ये डेवलप हो रही बिल्कुल हैं चीज़ें। ऐसे ही है, और ऐसे इससे जब कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और डॉक्टर के पास आते हैं, तब इन्वेस्टिगेशन होती है, तब हमें पता चलता है वैसे ही है जी, कि बिल्कुल फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी हुई हुई है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें कौन सा एज ग्रुप और कौन सा जेंडर जो है वो आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आया कि ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं? जेंडर बेसिकली मेल फीमेल बोथ आर इक्वली इफेक्टेड, बराबर। लेकिन मेल्स का ये कि मतलब 40 की एज के बाद उनको ज़्यादा इश्यूज होती हैं। फीमेल का ये कि जब मेनोपॉजल माहवारी का आना बंद हो जाना, उसके बाद थोड़ा फिर वो मतलब एक ही जैसा फिर वो हो जाता है। अब तो आपको अंदाज़ा होगा या नहीं होगा कि हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, यंग एडल्ट हैं, उसमें भी ये चीज़ बहुत जल्दी से ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है, ऐसे ही तशवीशनाक बात है। बिल्कुल। आप देखें हमारे बच्चों को आजकल क्या खाना पसंद बी करते हैं, एग्जैक्टली। तो जो कि और उनके उसको बीएमआई जो आपने बताया था कि बिल्कुल 23.5 तक नॉर्मल है, तो आमतौर बिल्कुल पे बच्चों के टीनेजर्स में मैं देखता हूँ कि बिल्कुल देखने से पता चल जाता है कि इसका बीएमआई 27-28 पर बिल्कुल पहुंचा हुआ है। ऐसे ही है। तो ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है अलार्मिंग हमारे। सिचुएशन है, बिल्कुल बिल्कुल। सर। अच्छा, इसका कोई हमारे सर दादा-शुमार भी हैं? कोई हमारी मतलब एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी भी है, एक बनी हुई है, तो उन्होंने कोई इसके ऊपर तहकीक की हो कि पाकिस्तान में कितने % आबादी फैटी लिवर डिजीज़ का शिकार है? हम मतलब ऐसे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपने आप को साउथ एशियंस के साथ, तो पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त है। यानी कि इंडिया, 50% से पाकिस्तान, ज़्यादा। श्रीलंका जी से जी जी जी। जो है हम ऊपर है, पाकिस्तान जो है। हर 4 में से 2 या 3 लोगों को मतलब ये बीमारी आ रही है। अच्छा, अब इसको कंफर्म करने के लिए सर कि फैटी लिवर डिजीज़ जो है ज़रा ख़तरनाक नोयत में दाखिल हो चुकी हुई है, तो कौन-कौन से टेस्ट हमें करने की ज़रूरत होती है जिससे हम जी पेशेंट की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकें और फिर अकॉर्डिंगली हम उसका इलाज भी तजवीज़ कर बिल्कुल। सकें? बेसिकली तो हमारा जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं पहले, फिर उसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद जो सबसे छोटा और करामत टेस्ट है या इमेजिंग है, वो है अल्ट्रासाउंड। उससे हमें इसका पता चल जाता है कि ये किस ग्रेड में है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर इसमें अगर हमने थोड़ा और इसको एलेबोरेट करना है, तो उसमें फाइब्रोस्कैन फिर हम करवाते हैं, जो कि इससे ज़रा अच्छा हमें रिजल्ट बता देता है। फिर कुछ मरीज़ों को फिर ज़रूरत पड़ती है बायोप्सी की भी, वो हर मरीज़ में नहीं होती। तो जितना इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो बहुत हमें टाइमली डायग्नोसिस मिल जाती है। इसके अंदर टूल्स सारे मतलब बासानी दस्तयाब हैं हमारे पास। फाइब्रोस्कैन जो है वो हाँ, पेशावर में शायद होगा, वो लेकिन पेरिफेरल जगहों पे पेरिफेरल शायद, अल्ट्रासाउंड से हम, लेकिन अल्ट्रासाउंड के ऊपर काफ़ी हद अल्ट्रासाउंड तक से पहले हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस देख के बता सकते हैं। वो तो कमर नापनी है, वो तो मरीज़ घर भी नाप सकता है, देखने में भी ऐसे पता ही है, चल ही बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही। अच्छा सर, इसमें ओबेसिटी का आपने बताया कि जी साउथ एशिया में हम इस वक्त टॉप के ऊपर हैं। बिल्कुल। इसके भी कोई दादोशुमार है कि जनरल ओबेसिटी या मोटापा जो है वो हम कितने % हमारी पॉपुलेशन, 188 कंट्रीज का रिकॉर्ड है, उसमें हम 10 नंबर पे फॉल कर रहे हैं 10वें नंबर ओबेसिटी में। पर? जी सर। इसके अंदर बाकी 178 मुल्क जो हैं वो हमारे से ज़्यादा स्लिम स्मार्ट हैं। कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बट ट्रू।
अच्छा सर, इसमें ये दोनों बीमारियाँ शुगर, आप चूँकि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ। शुगर पे भी हल्की-फुल्की डिस्कशन हम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ओबेसिटी, फैटी लिवर तो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो पिछली सदी की बात है, जब मैंने एमबीबीएस किया 97 में, तो हमारे उस्ताद हमें पढ़ाते थे और हम देखते भी थे कि जनाब शुगर, ब्लड प्रेशर और मोटापा, ये अमीर लोगों की बीमारियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा खाते पीते हैं, एक्स्ट्रा खा कैलोरीज ले रहे हैं, काम करते नहीं हैं कुछ, तो उनमें जनाब ये वज़न भी बढ़ जाता है, शुगर भी हो जाती है और टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, ये इस तरह की बीमारियां जो हैं वो आमतौर पर गरीब लोगों की बीमारियां कंसिडर की जाती हैं। अब 26 कितने 29 साल हो गए, जी, आज हम 2026 में बैठे हैं। बिल्कुल। 29 साल बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है कि ये दोनों बीमारियां जो हैं शुगर और मोटापा, क्या ये अमीर तबके की हद तक ही महदूद है या इससे मुतवसत या गरीब तबका भी मुतासर हो रहा है? तो देखिए इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि अगर हम गरीब और अमीर की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास अगर उसको देखें गरीब को जो कम आमदनी वाली जो हमारी एक पॉपुलेशन है, जो कि ज़्यादा है जो कि हमारे मुल्क ज़्यादा में, है, बहुत ज़्यादा है। जो कि हमारे मुल्क में ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर हम इसमें हेल्दी फूड की बात करेंगे जिसमें हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, हमें लीन प्रोटीन चाहिए ख़ास तौर पे, जिसमें फैट्स ना हो, बिल्कुल लीन प्रोटीन हो, वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तो उसका जो है आपको पता है कि ख़रीदना या उसको कीमत ज़्यादा परचेज़ है। करना कीमत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा हम लोग कार्ब्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है इसका एक बहुत अहम फैक्टर है इसमें फैटी लिवर को बनाने में या शुगर की तरफ हमें ले जाने में। तो उन चीज़ों को भी हमने देखते हैं। पर दूसरा हमारे पास सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, जो कि हमें सहूलियात भी आ गई है ना, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट, अब लोग साइकिल कहाँ चलाते हैं ट्रांसपोर्ट सर? ऐसे ही है। हर अगर गाड़ी नहीं हमने है, बचपन बाइक बचपन में देखा हुआ है बिल्कुल, साइकिलें चलाते हुए लोगों को। बिल्कुल, मोटरसाइकिलें कम होती थी और कम गाड़ियां होती तो है। शाज़ो नादिर नजर नहीं आती थी बिल्कुल, ऐसे सड़कों ही है, पर। तो अब ऐसे तो ही है, देखे ना कि कितनी ज़्यादा सहूलियात इस किस्म ऐसे की ही है। भी आ गई हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो तो गई है। ये कि वक़्त के साथ हमने अपने पुराने जो है ना नेचर को भूलना नहीं है, नेचर को साथ लेके चलना है। हम उसके करीब रहेंगे नेचर के तो हम अच्छा अ, सर, गोरा बड़ा ऑर्गेनिक फूड की तरफ बड़ा बज़वर्ड है। बिल्कुल, गोरे भी वापस आ रहे हैं ऑर्गेनिक फूड्स की बिल्कुल, तरफ। और यहाँ पर भी जो ज़रा पढ़ा लिखा तबका है, वो बड़ा ऑर्गेनिक आटा लेना है, ऑर्गेनिक चीनी लेनी है और मतलब ऑर्गेनिक्स की तरफ लोग जा रहे हैं। अब उन चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं कंपेयर टू अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड के। बिल्कुल। तो शायद ये भी एक वजह बन रही है कि जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो हेल्दी डाइट भी नहीं ले पाते, ऐसे महँगी ही है, होने की वजह ऐसे से। ही देखिए जिसको हम अब ऑर्गेनिक कह रहे हैं आज से सदी पहले ये नॉर्मल चीज़ें कंसिडर की जाती थी, और वो जो आज की प्रोसेस्ड है, वो महँगी हुआ करती थी। महँगी हुआ करती थी। कि तो कुदरती सस्ती चीज़ है बिल्कुल, और प्रोसेस जो है आर्टिफिशियल जो है जिसमें ढेरों केमिकल पड़े हैं, बहुत बिल्कुल, ऑयल पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल, महँगी कंसिडर होती बिल्कुल। थी। अब रिवर्स हो गया सर, बिल्कुल, अब सस्ता देखिए हो ना गया तो ये अब देखें हमें अब सारे हाइब्रिड आपको पता है कि वो खादें हैं और जीएमओज़ सारा हम वो खा रहे चीज़ हैं। तो चिकन भी चिकन नहीं है। आप खुद देख लें कि इस एग्ज़ैक्टली। चीज़ों को जो फल आप देख लें, अब उस ऐसे ही ज़माने में मतलब इतनी-इतनी बड़ी नाशपाती कहाँ से मतलब वो आती है? सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हर मौसम में आपको हर फल मिल रहा है, हाँ, हर सब्ज़ी हर किस्म की सब्ज़ी मिल रही है, इसका मतलब है कि नेचर के साथ इंसान खुद छेड़छाड़ कर रहा है छेड़छाड़ कर रहा है। और उसके रिज़ल्ट भी अब मनफ़ी सूरत में आना शुरू हो गए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अब पेशेंट आपके पास आया फैटी लिवर डिजीज़ के साथ, बिल्कुल, आपने उसकी तशख़ीस की और आपने देखा कि फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का बीएमआई भी बहुत रेज़ है और उसकी कमर भी जो है वो भी कमरा बनी हुई है। बिल्कुल। अब उस बेचारे के पास हल क्या आप देंगे उसको इलाज की सूरत में? इलाज से पहले तो हम आ जाते हैं जो हम खुद कर सकते हैं अपने विल पावर के थ्रू। वो है फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़, यानी कि तर्ज़ परहेज़। ज़िंदगी हमारा। जी, जी, बिल्कुल। तो 2 कंपोनेंट हो गए ना सर कि लाइफ़स्टाइल एक तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन मॉडिफ़िकेशन हो गई बिल्कुल, इसको हम लाइफ़स्टाइल और मॉडिफ़िकेशन कहते हैं। इस हिस्से में उस पेशेंट को क्या-क्या एडवाइस दी जाती है? और दूसरे ऐसी हमारे पास ड्रग्स भी कुछ ऐसी अवेलेबल हैं जो कि हेल्प आउट कर सकें उसको वज़न रिड्यूस करने में? तो देखिए पहले तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की जी, बात कर प्लीज़। लेते हैं। इसमें हमारे पास डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया कहता है कि हम 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें। दूसरा हम मीठी चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट जिसको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसको मैदा बेसिकली हम कहते हैं मैदे से बनी हुई चीज़ें, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा इसमें बेसिकली ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि अ, जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वो अमीर या गरीब है, आपने स्टार्ट लेना है फाइबर से।
दूसरे नंबर पे आपने प्रोटीन लेना है, तीसरे नंबर पे आपने कार्बोहाइड्रेट लेना है, हम्म, जिसकी वजह से आपको बार बार ग्लूकोज स्पाइक्स मिल रही हैं, जो कि आपके पीछे से इंसुलिन को बढ़ा रही है, जो कि फिर आपको फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड और शुगर को बढ़ा रही है। तो ये सारे कंसेप्ट समझना जरूरी है, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम आवाम तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि छोटी छोटी बातों पे आप अमल करें तो इससे भी आपको बेहतरी मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटी की बात हमने कर ली, परहेज़ की बात कर ली, और वेट लॉस सबसे जो मेन वो है कि आपने जो आपका वेट है उससे आप स्टार्ट में 7 to 10% वेट लॉस करें, तो जिससे आपकी फैटी लिवर में काफ़ी कमी आ सकती है। अच्छा सर, आपने 150 मिनट पर वीक जो आलमी इदारा सेहत कहता है बिल्कुल कि आपने एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेनुअस करनी है। बिल्कुल अब हमारे यहाँ पर लोगों का जो एक्सरसाइज का तस्वुर है वो ये है कि जी रात को हम खाना खाने के बाद 1 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बराबर है, मतलब अकॉर्डिंग देखिए टू स्टैंडर्ड्स है, या इसकी कोई नौयत और होनी चाहिए कि जिसमें एक्सर्शन हो, पसीना निकले, कोई पता लगे कि जी एक्सरसाइज की है। देखिए, वॉक हम कहते हैं, अगर हम टहल रहे हैं इसको भी हम वॉक कहेंगे, एग्जैक्टली। दैट इज नॉट वॉक। बेसिकली इसमें हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, जिसमें हम हमारा दिल की जो रफ्तार धड़कन है है वो तेज हो। वो 100 पे चली जाए, लेकिन वो भी जो हमारे हेल्दी पॉपुलेशन है, एग्जैक्टली। अब कोई एक हार्ट का पेशेंट है तो अब उसको हम कहें कि आप जाएं तो वो तो उसके लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरा, अगर हम वो नहीं काउंट करते मरीज के लिए या किसी नॉर्मल इंसान के लिए, ये काउंट करना मुश्किल होता है आजकल, तो खैर आपको पता है गैजेट्स आ गए हैं, घड़ियां आ गई हैं, मोबाइल आ गए हैं, आसान तरीके स्टेप्स आप देख लें, 100 स्टेप्स 1 मिनट में, बहुत इजी एक है तरीक़ेकार, तो हम वो कर सकते हैं। दूसरा, हम हल्की फुल्की जिम वगैरह करीब हो तो हम वो कर सकते हैं, तो इसको हम और एक्सरसाइज जॉगिंग कहते हैं। साइकिलिंग भी जी। बहुत अच्छी है। दूसरा, हम साइकिलिंग ये कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में, अगर हम ऑफिस में हैं, अगर हमें लिफ्ट अवेलेबल है, लिफ्ट की बजाय हम सीढ़ियों के स्टेयर्स ले बजाय। लें। यस। अगर आपकी गाड़ी आप करीब खड़ी करते हैं, थोड़ी दूर खड़ी कर दें, तो छोटी इधर छोटी तो लोग ढूंढ रहे होते हैं सर, करीब हाँ तरीन पार्किंग मिले। करीब तरीब पार्किंग मिले, बाइक पे बैठे जाके दही ले आए रोटी। सर अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि किसी को घर से पिक करना हो तो लोग बॉदर नहीं करते कि गाड़ी बंद करके उतरे, बेल बजाएं, बिल्कुल बाहर पहुंच के लोग कॉल करते हैं कॉल कि जी मैं करते बाहर हैं, आ गया हूं, आप आ जाएं। आप आ अब जाए, देखिए ये भी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी ना, ऐसे ही और है, हमें उसका एहसास भी नहीं हो रहा ऐसे ही कि ऐसे कितनी कैलोरीज ऐसी हैं जो कि हम बर्न कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये छोटी छोटी अपनी आदतों की वजह से वो बर्न नहीं कर पाते, जो कि फिर एक्स्ट्रा होकर चर्बी की शक्ल में हमारे जिस्म में जमा हो रही है। ऐसे ही हम सुनते हैं हमारे आबा अजदाद कि जी हमने देसी घी खाया और फिर हम एग्जैक्टली। खेतों में चले गए, तो वर्कआउट करते थे ना। वर्कआउट करते थे। अब आप किसी को देसी घी खिलाएंगे, यानी कि सादा फार्मूला है कि जितनी कैलोरीज आपने लेनी है उसका उतनी बैलेंस अगर आप रखना है, खर्च बिल्कुल करें ऐसे ही तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे ही और अगर आप उतने खर्च नहीं कर रहे तो वही एक्स्ट्रा कैलोरीज चर्बी की शक्ल शर्बी में, की शक्ल में, वजन बढ़ने की शक्ल में शुगर जाहिर की होना शक्ल शुरू में, शुगर की शक्ल में जाहिर होना शुरू हो प्रेशर, जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, जी सर। अच्छा सर, अब ये हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि इब्तदाई स्टेज में से आपने बताया ना कि इसमें ग्रेडिंग होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 फैटी लिवर डिजीज होता है। तो इब्तदाई स्टेज में अगर पेशेंट आपके पास रिपोर्ट हो जाता है, इसका मतलब है देर आर फेयर चांसेस, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि हम बहुत कम मेहनत से उसको बैक टू नॉर्मल कर लेंगे। ऐसे ही तो मींस के जितनी जल्दी हो सके डायग्नोसिस हो जाए इसका। अच्छा, इसमें सर कोई मरूसी एलिमेंट भी है कि कुछ फैमिलीज भी होती हैं जिसमें जनरली लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीस होते हैं, तो उन लोगों को किस एज में आकर अपने रूटीन का कुछ, जैसे अल्ट्रासाउंड आपने बताया बड़ी आम सी चीज़ है, हर जगह से हो जाता है, तो प्रोफाइलेक्टिकली हिफ्ज़ मातकद्दुम क्या इन्वेस्टिगेशन आप सजेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में नस्ल दर नस्ल मोटापा चला आ रहा है? डिपेंड करता है। बेसिकली हमें जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, उनकी गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। वो ये कहती है कि 35 ईयर ऑफ एज में आप स्क्रीनिंग कराना शुरू कर दें, जिसमें आप शुगर के टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट और शुगर का बड़ा टेस्ट जिसको हम 3 महीने का टेस्ट कहते हैं, HbA1c, वो करवा लें कि हमें आने वाले पता चल जाए कि आया शुगर नहीं है, लगने वाली है, प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज है, या डायबिटिक हो गया। क्योंकि जिसको हम कहते थे कि पेशाब का ज़्यादा आना, मुंह सूखना, प्यास लगना, वजन कम होना, वो लेट स्टेजेस है। अर्ली स्टेजेस में आपके पास कोई ज़रूरी अलामत नहीं अलामत होंगी, नहीं नहीं साइलेंट, आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करेंगे बिल्कुल। अक्सर हमारे पास पेशेंट कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी डेवलप करके आ रहे होते हैं, और उनको पता भी नहीं होता। उनको पता भी नहीं होता कि मुझे शुगर है। तो ये बड़ा हमने टाइम पे, जितना आप टाइम पे डायग्नोस करेंगे उतना हम जो शुगर के साथ कॉम्प्लिकेशन होती है हम उसको डिले करा सकते हैं। एग्जैक्टली। प्रॉपर इलाज करके, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके, एक्सरसाइज, ये 4 पिलर्स हैं बेसिकली। एक घर की छत के 4 पिलर्स हैं: शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, डाइट, एक्सरसाइज।
ये सारे पिलर एक जैसे होंगे चारों तो आपकी छत इमारत मजबूत होगी, मजबूत छत रहेगी। मजबूत होगी। नहीं तो अगर एक भी जो है पिलर कड़कड़ाया तो वो आप इमारत गिर जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो सर। अच्छा, 35 साल की उम्र में आपने बताया कि शुरू जी। कर देना चाहिए। साल में एक दफ़ा सर ज़रूरी है या 6 महीने बाद करवाएं? आप करवा लें, अगर ठीक है तो आप ईयरली करवा सकते हैं। ईयरली करवा ईयरली लें। करवा सकते हैं, बिल्कुल। और हर साल इतने मामूली से टेस्ट करवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल हमारे यहाँ बेसिकली बासानी हो लोग जाता हेल्थ को बहुत पीछे रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो है। सर रिएक्टिव अप्रोच है ना कि जब बिल्कुल। बीमार होते हैं तभी हम जाते हैं, और वसाइल भी सर कम है, वसाइल भी कम है। वसाइल एग्जैक्टली, भी बड़े कम है। कॉम्प्लिकेटेड से प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल। इस मुल्क के, बिल्कुल, मतलब इसमें तो मास लेवल पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अंडर डायग्नोज हैं, अनडायग्नोज अभी तक। आइडियली तो खैर ये हुकूमती सतह के ऊपर ये इकदाम ऐसे ही, होने चाहिए ऐसे कि नादरा के पास तमाम रिकॉर्ड होता है कि भी कौन कौन से बंदे वो हैं, तो इस तरह की सहूलियात अगर स्क्रीनिंग क्लिनिक्स बन जाए ना सर ऐसे ही, सरकारी अस्पतालों में, बिल्कुल, जहाँ पर फ्री हो, तो ऐसे काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है कि हम अर्ली डायग्नोज कर सकते ऐसे हैं। ही, ऐसे ही। और वो जो उसका डिजीज़ बर्डन है उसकी वजह से होने वाला जो इलाज है वो भी तो हुकूमत के ऊपर और लोगों के ऊपर ही उसका भी बोझ पड़ता है ना हेल्थ सर। सिस्टम पे बोझ है, हेल्थ सिस्टम पे एग्जैक्टली। बोझ है, हेल्थ सिस्टम पे हमारे पास आप देखें डॉक्टर्स बहुत कम है हमारे मुल्क में, तो आवाम के हिसाब से आप वो परसेंटेज निकालें तो बहुत 2500 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है सर, आप अंदाजा लगा लें। जबकि देखिए, आइडियली आइडियली क्राइटेरिया बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको वेस्ट में मेरा ख्याल है कि शायद 200 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है, उनकी आबादी भी कम है कम, और डॉक्टरों की तादाद भी ज़्यादा है, बिल्कुल, तो प्राइमरी हेल्थ का सेटअप भी बहुत अच्छा है वहाँ पर। इस वजह से आप देखें उन्होंने काफ़ी बीमारियों पे काबू पा लिया है, ऐसे ही, जिनसे हम अभी तक निमट रहे हैं और बिल्कुल, बढ़ते ही जा रहे हैं उन बीमारियों में। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं शुगर की तरफ। आपने अभी जिक्र किया शुगर एक पेशेंट में बड़े अरसे से चलती रहे या शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, तो क्या क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन ये कर सकती है? अगर हम सर से शुरू करें और पाँव तक, तो अच्छा, मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या मरीज के अंदर डेवलप होती हैं? अच्छा, मैं इसको बड़ा इजी करके बता देता हूँ अवाम नास को। इसमें दो फैक्टर समझना बड़ा ज़रूरी है। एक है बड़ी शरियानी और एक है छोटी शरियानी, माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर। तो मैक्रोवेस्कुलर जो बड़ी शरियानी हैं वो सारे अल्फाज में तीन हैं। हमारे जो दिमाग को दिमाग में खून जा रही है, ब्लड जा रहा है, हमारे हार्ट को खून आ रहा है और हमारे नीचे पाँव तक खून जा रहा है। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आती है खासतौर पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से या शुगर की बढ़ने की वजह से कॉम्प्लिकेशन की, जो उसमें अंदर वेस्कुलर इंजरी हो जाती है जो हमें स्ट्रोक यानी फालिज का बायस कर देती है। दूसरा दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक या एमआई जिसको हम कहते हैं वो हो सकते हैं, उसके चांसेस होते हैं। और हमारे पाँव की जो रगे हैं अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आती है तो वो हमारे, आपको देखे होंगे अक्सर लोगों के पाँव के इशू बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते। ये फिर माइक्रोवेस्कुलर जिसको हम कहते हैं कि हमारी आंखें हो गई, उसकी ब्लड सप्लाई, हमारी किडनीज हो गई और हमारी नसें हो गई, नर्वस सिस्टम, आसावी निज़ाम जो है। और उसमें सबसे हम नोट करते हैं दो किस्म के हैं। एक पेरिफेरल जो नीचे हमारे आसाब जो बाहर आसाब जा जो रहे हैं हैं जी, हमारे टांगों में, उसमें जी पाँव जी में, जी बाजू में, उनके पाँव का तलों का जलना, चूंटियाँ कांटे फील होना, दर्द होना, या वो सुन है। महसूस करना सर, सुन भी के बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे ही महसूस बिल्कुल। ही नहीं होता उन्हें। और दूसरा हमारा जो मेन सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम खुदकारी आसाबी निज़ाम जो कहते हमारे हैं। कंट्रोल में भी नहीं हमारे है। कंट्रोल में नहीं है, वो अपना खुद काम कर रहा होता है। जिसमें हमारे पास मेन जो है, जिसका आज हमने टॉपिक में भी जो डिस्कशन में रखा है, वो है गैस्ट्रोपेरिसिस, कि हमारा मैदा और आंत उसी निज़ाम के थ्रू चल रहे हैं कि जो उसकी मूवमेंट को, हरकत को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि वो छोटी शरियानें या माइक्रोवेस्कुलर जो आपने खराबी बताई, जो जब हमारे अंदरूनी अज़ा पर असरअंदाज होती हैं तो मैदा और आंतें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो फिर अपना काम उतनी मुस्तैदी से नहीं कर पाती, स्लो डाउन हो जाता है उनका सारा सिस्टम। अब आप देखें, अगर हमारे मैदे में खुराक पड़ी हुई है और वो आगे नहीं जा रही, लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसको इंसुलिन लगनी है, और इंसुलिन आपको पता है कि हम मोस्टली ज़्यादातर जो है खाने से पहले या नाश्ते से पहले हम लगवाते हैं कि वो अपने नॉर्मल निज़ाम की मुशाबियत के पैदा हिसाब हो, से। हाँ जी। तो अब हमारे मैदे से खाना आगे गया ही नहीं है और इंसुलिन हमें लगा दिया, तो इंसुलिन तो काम कर रहे हैं, उसने शुगर तो कम कर देनी है शुगर कम कर देनी है, और खाना वहीं पड़ा हुआ है मैदे खाना में, वहीं पर पड़ा है, तो नतीजन तो वो तो शुगर लेवल शुगर लेवल नीचे आएगा, बहुत ड्रॉप कर सकता ड्रॉप है। कर देगा, तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये निज़ाम ऐसे ही, तो फिर हम उसको अगर सोचें कि अक्सर तेज़ भी हो सकता है तो वो फिर बढ़ा भी सकता है। एग्जैक्टली। तो इसको हमने एक नॉर्मल पैटर्न एक जो बैलेंस के होता अंदर है, रखना है बैलेंस इसको। के अंदर रखना है, बिल्कुल।
और ये डॉक्टर ने जज करना है कि कितना बैलेंस बिल्कुल, उसका आउट हुआ होगा और कहाँ पर मैंने मेंटेन करना है इसको। क्योंकि हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि कोई फिजी ड्रिंक वो पी लें जी, मैदा हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। बाकी इसमें हम ये बड़ी बड़ी टेंडेंसी है यहाँ पर कि जी, जब हैवी मील लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, कोला ड्रिंक एक पीते हैं कि लो बिल्कुल, जी इससे ज़रा जल्दी हजम हो जाएगा, और वो डकार आएगा, डकार सी भी आती है, तो वो बड़ा एक साइन होता है लोगों के नज़दीक तो कि हज़म ना हो गया। खाना हजम हो गया है। नहीं, नहीं, गलत कंसेप्ट। तो अगर अंदर सिस्टम ही काम नहीं कर रहा तो फिजी ड्रिंक्स का तो कोई फ़ायदा नहीं है नहीं, डाइजेशन के अंदर। नहीं, तो डॉक्टर साहब इस कंडीशन में गैस्ट्रोपेरेसिस की जो आपने बात की, जिसमें मैदे और आंतों के उछलात सुस्त रवि के शिकार हो जाते हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए कोई अद्वियात हमारे पास पाकिस्तान में बासानी मिल जाती हैं? पीरियड से पहले हम बता देंगे इजीली कि हम स्मॉल मतलब छोटे-छोटे और फ्रीक्वेंट मील्स लें। थोड़ी-थोड़ी देर साइज कर बाद दें थोड़ा, हाँ, छोटा थोड़ा-थोड़ा कर दें खाने हाँ। का। अब तो हम जैसे कि एक ही वक्त में 2 रोटियां खानी बिल्कुल, है, नहीं आप 2 तो नहीं थोड़ी-थोड़ी खानी आपने, 2 तो 2 नहीं तो खैर खानी। खानी ही नहीं है, एक भी कर खानी है, उसके भी 4 हिस्से कर लें। और एक है कि आपने अंदाज़ा में बनाना है, तो हम थोड़ा-थोड़ा टाइम बाद ले सकते हैं। और दवाइयों की बात आई जिसमें हम वो दवाइयाँ जिसको हम बेसिकली एक सादा अल्फाज में प्रोकाइनेटिक एजेंट कहते हैं कि जो हमारी मैदे की हरकत को थोड़ा-सा बढ़ा देती हैं। तो वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं, डॉक्टर के मशवरे से। एग्ज़ैक्टली, ये खुद से नहीं इस्तेमाल करनी कभी भी। क्योंकि हमारे मुल्क में सेल्फ मेडिकेशन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। अब मैं सिरप का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको मालूम है कि उस सिरप का नाम हर आम बंदे को भी पता है, और वो खुद से मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बिल्कुल, वो जी फलां सिरप दे दें, वो जी ऐसे ही, बदहज़मी सी हुई हुई है। ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा, तो अफारे की सिचुएशन ज़ाहिर बात है, मरीज़ को मतली और अफारा भी होता होगा कि सब बिल्कुल, मैदा भरा-भरा है, खाना नॉर्मल हालात में खाना हज़म हो जाता है इससे 1 या 2 घंटे में, तो ये 4 घंटे बाद भी ऐसे लगेगा जैसे खाना अटका बिल्कुल, हुआ है कहीं। अटका है, ये बिल्कुल। वाली फीलिंग होगी सर उसको। बोझ-बोझ आपको फ़ील होगा, दिल खराब होगा, मतली होगी, और कॉन्स्टिपेशन भी सर इसके, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल तो हरकत स्लो हो कब्ज़, गई आपकी, बिल्कुल, क्योंकि आपकी स्लो हुआ हरकत तो स्लो फिर हो कब्ज़ भी होगी गई। मरीज़ को। ऑब्वियसली डायरिया भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी 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 तो इम्पोर्टेंट इसमें बात ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो भी दवाई इस्तेमाल करनी है खुद से नहीं इस्तेमाल करनी, डॉक्टर की बिकॉज सेंसिटिव चीज़ें हैं ये, और आप खुद से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आप गलत दवा या सही दवा भी है तो उसकी सही डोज ना ले सकें। बिल्कुल, तो इस वजह से डॉक्टर से मशवरा करना इस तरह के केसेस में बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर। अच्छा सर, डायबिटीज़ को हम मदर ऑफ ऑल इलनेसेस कहते हैं, तो अभी आपने जिक्र किया जो बड़ी शरियानें जब मुतासिर होती हैं, जो मैक्रोवेस्कुलर जो चेंजेस होती हैं, उसके असरात हमारे पाँव के ऊपर मतलब किस तरीके से बन रहे हैं? एक तरफ असाब भी हमारे डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द का एहसास नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि चोट लगेगी तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे अक्सर और हमारे पास दूसरा सर, उसमें आपने जो मैक्रोवेस्कुलर चेंजेस बताई, उसकी वजह से खून वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। बिल्कुल। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है फिर? एंड रिजल्ट आपने देखा होगा जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, जिसमें शुगर के जो पेशेंट हैं उनके पाँव में ज़ख्म बन जाते हैं। और बेसिकली इसी कॉम्प्लिकेशंस का जो है आखिर में एक हमें रिपोर्ट होते हैं पेशेंट, वो भी होता है कि पेशेंट के पाँव बिल्कुल नम है, उसको हसासियत नहीं है, खुदा न खास्ता चलते हुए कोई कील चुभ गया, कुछ कांटा चुभ गया, उसको पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलेगा। तो वो जब उसको पता चलता है तो वो काफ़ी देर हो चुकी है। तो हम मरीज़ों को ये बताते हैं, पेशेंट्स को अपने, जिनको शुगर है, अगर उनको ये अलामात फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है, कि आप रोज़ अपने पाँव का मुआयना खुद करें। अगर कोई नहीं है तो कोई शीशा रख लें, आप खुद देखें अपने पाँव में आपके और पाँव तो सर सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है। बिल्कुल। लोग चेहरे के ऊपर कितना कुछ करते हैं, चेहरा बिल्कुल। क्योंकि नज़र आना होता है। बिल्कुल, पाँव को लिफ्ट ही कोई नहीं करवाता। हम मतलब आमतौर पर कितनी दफ़ा लोग देखते हैं पाँव को, कोई भी नहीं देखता, नो वन बॉदर्स। और तलवों को तो बिल्कुल ही आपका एंगल भी नहीं बनता कि आप देखें। तो उसके लिए आपने शीशे वाला बड़ा बिल्कुल, ज़बरदस्त वो बताया बिल्कुल, कि एक शीशा रख लें ताकि आपको खुद से भी दिखाई दे, बिल्कुल। या घर में किसी दूसरे फैमिली मेंबर से कहें कि नीचे से पाँव ज़रा देख लें। इसमें अगर आप नोट करें अक्सर पाँव की जो उंगलियां हैं, इसके बीच में वाइट हमें अगर अक्सर फील होता है, इसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर आपको लगे कि चीज़ है तो मतलब आपको पहले से मुहतात हो जाना चाहिए। अक्सर पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको पाँव के बीच में फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, देखते हैं तो वो फिर डायबिटिक डायग्नोज हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, इसमें कोई जूतों में भी सर कुछ आप सजेस्ट करते हैं कि किस किस्म के होने चाहिए? कुछ तो जूते जो ज़रा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, वो पाँव में लगते भी बहुत हैं और वो खुद बजाते खुद ज़ख्म कर देते हैं। इसमें आपकी राय क्या है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को जूतों की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? बेसिकली हमने ये वेट बेयरिंग जो है हमारा पाँव, इसकी हील जो है वेट बेयरिंग, सारा वज़न पूरे जिस्म का इसके ऊपर ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें हम प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं कि प्रेशर पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना है एक पॉइंट के ऊपर।
ऐसा जूता किसी ब्रांड का हो, किसी को नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो नरम हो, कि आपके पाँव का जो पूरा जो वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके ऊपर, किसी एक जगह पे लोड ना आए, प्रेशर ना आए, जिसकी वजह से आप, वही हमने जो बात की कि पीछे से रग में खून प्रॉपर नहीं आ रहा, बहाव ठीक नहीं है और उस पर प्रेशर बन रहा है। और इसमें मैं एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है पाँव के बारे में, सालाना बेसिस पे हमें एंकल ब्रेकियल इंडेक्स एक टेस्ट होता है जिसको हम अपने अपर आर्म और नीचे हमारे पाँव के जो रगे हैं, शरियाने हैं, उसका ब्लड प्रेशर नापते हैं, ये एक जैसे हैं या इसमें कमी है या नहीं। और इसमें ये तो सर जूते तो चलें लोग घर से बाहर जाते हुए पहनेंगे ना, घर के अंदर क्या एहतियात है? कोई सॉक्स भी ऐसी होती हैं या घर के अंदर भी कोई हर वक़्त नंगे पाँव नहीं फिरना चाहिए, ये भी आप सजेस्ट करते हैं? लगे पाँव नहीं करना चाहिए, आप देख लें उसमें कि आपको सॉक्स वगैरह कोई सॉक्स अच्छी पहन लें ताकि कोई ज़ख्म लगना भी है तो ना लगे आपको। यानी कि हर तरफ से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़ख्म ना लगे पाँव के ऊपर, क्योंकि फिर हीलिंग भी जैसे आपने फरमाया। अगर खुदा ना खास्ता लग भी जाए, लेकिन शुगर अभी कंट्रोल होनी चाहिए और नसों का सिस्टम कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहें। वो यही है कि हम टाइम पे डॉक्टर को चेकअप करवाएं, मतलब जो डॉक्टर हमें तजवीज़ दे तो उसी मनोवन उसके ऊपर अमल करें। उसी पे अमल करें। हम पेशेंट को बता देते हैं कि आपने इतने टाइम बाद चेकअप करवाना है। अक्सर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी दवाई खत्म हो गई थी, मैंने फिर नहीं ली, डॉक्टर से कहते हैं कि ये आपने जारी की, तो वैसे भी होता है हमारे पेशेंट्स में। अक्सर लोग मशवरे देते हैं कि आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़रा एलोपैथी पे छोड़ के थोड़ा ज़रा उस तरफ भी लोग जाते हैं। जी, जी, मैं उसी तरफ मेरा अगला सवाल मेरे ज़हन में वही आ रहा था कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ कि सोशल मीडिया पे मैंने बज़ाते खुद सर इस तरह के एड्स देखे हैं कि कुछ लोग नाम नहाद जो डॉक्टर्स हैं, वो ये दावा करते हैं कि जी तमाम डॉक्टर्स पूरी दुनिया के वो गलत कहते हैं कि शुगर इससे छुटकारा या क्योर उसका मुमकिन नहीं है और मेरे पास ऐसा एक पैकेज है कि वो आप 1 महीना इस्तेमाल करें तो शुगर का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। मीन्स कि कोई अद्वियात नहीं लेनी पड़ेंगी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? इसलिए सर समझना ये बहुत ज़रूरी है हमारी आवाम को, देखिए इसमें हमारे पास टाइप्स हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक पेशेंट है, वो टाइप 1 है। टाइप 1 में होता क्या है कि आपका लबलबा इंसुलिन बना ही नहीं रहा और उसके साथ उसको फुल डैमेज कर रहा है, ऑटोइम्यून जिसको हम कहते हैं। तो उसमें आपको इंसुलिन सारी उम्र लेनी है, और वो बाहर से ही आपको लगाने बाहर पड़ेंगे से लगानी इंजेक्शन, पड़ेगी। बिल्कुल। तब जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे पास आए इलाज करें और आपको आपका लबा ठीक कर देंगे, ये गलत कंसेप्ट है। फिर हमारे पास टाइप 2 है, जो कि 90% हमारे पास टाइप 2 के केसेस होते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है। उसमें आपका लबा काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा कम काम कर रहा है और इंसुलिन बना रहा है, लेकिन हमारे फुली उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। फिर उसमें हमारे पास मूडी, लाडा, काफ़ी टाइप्स हैं। तो वो डॉक्टर, जो माहिर डॉक्टर है वही समझ सकता है कि हमने क्या डायग्नोज किया है, क्या डायग्नोज नहीं किया। दावा करना तो बड़ा ईजी है, लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन इन दावों में कोई हकीकत नहीं है और आवाम को परहेज करना चाहिए कि इस किस्म ये के बीमारी धोखेबाजी के अंदर नहीं आना चाहिए। प्रोग्रेसिव बीमारी है, वक्त के साथ साथ इससे बढ़ना है। लेट्स सपोज मैं टाइप 2 की बात करता हूँ, जो कि कॉमन है। जब हमारे पास टाइप 2 का पेशेंट आता है तो हम अपना जहन बनाते हैं, मरीज को बता देते हैं कि जब आपको अलामात आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये कि आपका लबलबे ने 40-50% काम कम कर दिया और हर गुजरते साल के साथ ये काम कम होता रहेगा। हमने साथ साथ दवाई की डोज बढ़ानी है। बताने का मकसद ये कि इन चीज़ों को हमने पेशेंट को समझाना भी है, और एग्जैक्टली, पेशेंट ने चीज़ें समझनी भी और डॉक्टर की माननी है, क्योंकि इस पे आप देखें हम खुद से कोई बात नहीं कर रहे, ये बाकायदा रिसर्चेस होती हैं, एग्जैक्टली, स्टडीज होती तहकीक होती है, हैं। एग्जैक्टली। आप उन लोगों से पूछ लें कि आप क्या तहकीक लेके आए हैं। वो तो खैर कोई भी नहीं होती सर। अच्छा सर, प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी दिलचस्प आपने गुफ्तगू की। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स वामुन्नास इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको फैटी लिवर डिजीज़ और डायबिटीज़ के हवाले से, उसकी कॉम्प्लिकेशन के हवाले से टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं बेसिकली सब शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, इसको एक ही जो है जुमले में या एंड करूँगा, बताऊँगा कि हमने अपनी अच्छी डाइट रखी है, जैसे कि प्रोटीन्स का इस्तेमाल हमें करना है, वेजिटेबल फ्रूट इसका इस्तेमाल करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, मीठी चीज़ों को और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी मैदे से बनी हुई चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर करना भी है तो उसको हम खाने पीने के आखिर में इस्तेमाल करें। तो इससे हम शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल पे काबू पा सकते हैं और आने वाले वक्त में
इसकी जो पेचीदगियाँ है, कॉम्प्लिकेशन है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में मैं डॉक्टर फ़हद जावेद का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस अहम मौजू के ऊपर, इस बर्निंग इशू के ऊपर उन्होंने इतनी मुफीद मालूमात इतने सादा फ़हम अंदाज में आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।